हम डिस्कस कर रहे हैं जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, जिनके इंपॉर्टेंट कुछ शब्द हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस किए हैं। फिर हम ये जो सेकंड पार्ट है इसका, इसमें कुछ इनके इंपॉर्टेंट शब्द को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इनके देखेंगे जो इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, जो 4 स्टेज में है। उससे पहले हम कुछ इनके इंपॉर्टेंट जो शब्द हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, इससे काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो हमारा जो ये एनिमिज्म है, जीववाद। एनिमिज्म जीववाद यानी निर्जीव और सजीव वस्तु में बच्चा अंतर नहीं कर पाता, उसे हम जीववाद कहते हैं। जीववाद मतलब बच्चे खिलौने आदि को जीवित समझते हैं, ये उनका भ्रम है। उनका भ्रम रहता है बच्चों का कि क्या कहते हैं, खिलौने जो भी हैं और भी जितनी भी चीज़ों को देख रहे हैं इन्वायरमेंट में, वो सब लिविंग थिंग है। उनको नहीं पता कि ये निर्जीव है, ये सजीव है। जैसे बच्चा जब जो जिस खिलौने से खेलता है, उसको भी जब खाना खाने जाएगा तो उसको भी साथ लेके जाएगा, उसको भी खाना खिलाना, जब सोने जाएगा तब उसको साथ में लेके जाएगा कि इसे भी सुलाना है। ये बच्चों में एक भ्रम होता है, इसे कहते हैं जीववाद। ये समय के साथ खत्म हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं ईगोसेंट्रिक, आत्मकेंद्रितता, आत्मकेंद्रीकरण, इकोसेंट्रिक। बच्चा दूसरे की बात पे ध्यान नहीं देगा, वो अपनी बात ही कहेगा। अपनी अपनी बात से उसे मतलब है, किसी दूसरे की बात से उसे कुछ मतलब नहीं है, ना ही उसे कुछ लेना देना है। उसे अपनी बात कहना है और अपनी बात ही सुनवाना है दूसरे को। वो सामने वाले की बात को नहीं सुन सकता, ना ही उसकी बात को समझ सकता है। इगोसेंट्रिक मतलब सेल्फिश होना, मतलब अपनी बात को कहना। अगर उसे कुछ चाहिए तो उसे चाहिए, वो कैसे भी मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, उसे कुछ लेना देना नहीं, उसे चाहिए। इगोसेंट्रिक का मतलब यही होता है कि क्या कहते हैं, बच्चे को सिर्फ अपनी बात के दृष्टिकोण को वरीयता देना, किसी दूसरे की बात के दृष्टिकोण को वरीयता वो नहीं देता है। इसे इगोसेंट्रिक कहते हैं, हम आत्मकेंद्रितता कहते हैं। इन रिवर्सिबिलिटी, अपलटावीपन। इन रिवर्सिबिलिटी अपलटावीपन में हमारा जो है क्या कहते हैं, बच्चा शुरुआती बिंदु से आगे निकल जाता है, फिर वह शुरुआती बिंदु पे नहीं आ पाता, इसे अपलटावीपन कहते हैं। जैसे यहाँ यहाँ पे देखिए, ये वह है, तो वो कोई बच्चे से पूछेगा कि ये क्या है, तो बताएगा ये वह है। अब इसे ये क बना देगा कोई, तो पूछेगा कि अब वह कहाँ है, तो कहेगा मुझे तो पता नहीं वह कहाँ है, लेकिन ये सामने जो दिख रहा है वह क है। मतलब शुरुआती बिंदु पे बच्चा नहीं पहुंच पाता है, उसे अपलटावीपन कहते हैं। शुरुआती बिंदु से आगे निकलने के बाद बच्चा अगर शुरुआती बिंदु पर नहीं पहुंच पाता है तो उसे अपलटावीपन कहते हैं। जैसे 3 और 2 कितना होगा, तो बच्चा बता देगा कि 5 होगा, लेकिन कोई बोलेगा कि 5 में से क्या हम निकालेंगे कि 2 मिलेगा, तो उसे नहीं पता कि 5 में से क्या निकालने पे हमें 2 मिलेगा। तो ये बच्चे में क्या कहते हैं, शुरुआती बिंदु का जो है वह वहाँ नहीं पहुँच पाता, उसका क्षरण हो जाता है, इसे अपलटावीपन कहते हैं। लॉक ऑफ लैक ऑफ कंजर्वेशन जो है हमारा, संरक्षण का अभाव, ये भी अपलटावीपन है, लेकिन क्या कहते हैं, यह आकृति में होता है। ये हमारा जो होता है लैक ऑफ कंजर्वेशन, जो ये आकृति में होता है। जैसे इसका एग्जांपल, एक मान लीजिए ये चौड़ा सा ये मग है, और एक ये मान लीजिए ये थोड़ा बड़ा सा मग है। इसमें भी 200 ml जो है क्या कहते हैं, दूध है, और इसमें भी 200 ml दूध है। अगर ये 200 ml दूध इसमें पलट दिया जाएगा तो बच्चा इन आकृतियों में अंतर नहीं कर पाता कि जितनी मात्रा इसमें है और जितनी 200 ml मात्रा इसमें भी है, 200 ml मात्रा इसमें भी है। लेकिन वो जानेगा कि नहीं, बड़ा वाला ये है, तो इसी पे ही वो फोकस करेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, उदाहरण। जैसे मान लीजिए अगर बच्चे को 1-1 रुपए के 5 सिक्के मिल जाएंगे, तो वो 5 सिक्के ही लेना पसंद करेगा, 10 रुपए का एक नोट नहीं लेगा, वो उसे फेंक देगा, कहेगा ये नहीं, ये ज़्यादा है। मतलब बच्चे को संरक्षण का अभाव, मतलब बच्चे आकृति में अंतर नहीं कर पाता। वो जो देखता है कि जो ज़्यादा है, जो बड़ा है वही बड़ा है, उससे क्वांटिटी से मतलब नहीं है, क्वांटिटी से मतलब है। मतलब जो 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 जिस चीज़ को बड़ा देखेगा वो उसी पे अपना फोकस करेगा। अब कोई जैसे बच्चे को अगर बता दिया जाएगा कि दिखाया जाएगा कि 1 किलो रुई और 1 किलो लोहे में कौन ज़्यादा है, तो बच्चा बोलेगा कि जो 1 किलो रुई है वह ज़्यादा है, लेकिन किलो तो एक ही है। बच्चा इसमें अंतर नहीं कर पाता, इसमें आकृति आकृति का अंतर नहीं कर पाता बच्चा इसमें। अब देखते हैं सोशल ट्रांसमिशन, जो हमारा सामाजिक संचरण है। सोशल ट्रांसमिशन, सामाजिक संचरण, जो बच्चे अपने सामाजिक सूचनाओं को स्कीमा में जो स्टोर करते हैं, उससे पहले उसमें कुछ संशोधन करते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं, उसमें मोडिफाई करते हैं, उस जो सूचना रहती है, तब उसके बाद उस सूचना को अपने स्कीमा में स्टोर करते हैं। तो ये हमारा हो गया सोशल ट्रांसमिशन, सामाजिक संचरण। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। और भी इनके कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिसको हम देखेंगे। कंजर्वेशन यानी संरक्षण। बच्चा जो लैक ऑफ कंजर्वेशन में नहीं समझ पा रहा था, अब यहाँ पे वो समझ जाएगा बच्चा कि क्या कहते हैं। जैसे ये एक चौड़ा ये कप है, और एक ये क्या कहते हैं, थोड़ा लंबा कप है लेकिन पतला है। इसमें भी 200 ml आएगा दूध, और इसमें भी 200 ml दूध आएगा। जब इसमें से दूध इसमें परिवर्तन कर दिया जाता है, तो उससे बच्चे से पूछा जाता है क्या कहते हैं कि किसमें ज़्यादा दूध है, तो बता देता है कि दोनों में सेम सेम बराबर बराबर दूध आएगा। तो ये होता है लैक ऑफ कंजर्वेशन से आगे निकल जाना, कंजर्वेशन यानी संरक्षण। लैक ऑफ कंजर्वेशन बच्चा नहीं समझ पाता, क्या कहते हैं कि वो बच्चा समझता है कि जो बड़ा वाला है उसमें ज़्यादा दूध आएगा, जो कम वाला है उसमें, जो छोटा है उसमें कम दूध आएगा। लेकिन बच्चा यहाँ पे समझ जाता है कि जो
बड़े छोटे से कुछ मतलब नहीं, इसकी मात्रा से मतलब है। इसमें भी 200 ml आएगा और इसमें भी 200 ml आएगा। जैसे अगर बच्चे को यहाँ पे आप 5-5 रुपये के, 1-1 रुपये के 5 सिक्के देंगे तो वो और 10 रुपये का एक नोट देंगे तो बच्चा जो क्या कहते हैं यहाँ पे, ये 1-1 रुपये के जो 5 सिक्के हैं आपके वो नहीं लेगा। यहाँ पे बच्चा 10 रुपये का जो नोट है वही लेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि यहाँ 1-1 रुपये के सिक्के होने से कुछ मतलब नहीं, ये 5 ही रुपये हैं, यहाँ पर 10 रुपये हैं जो इनका दुगना है ये। तो कंजर्वेशन मतलब संरक्षण। बच्चा आकृतियों में जो परिवर्तन होता है उसको समझ लेता है भली भांति। उसके आयतन या द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होता। जो भी वस्तुएं रहती हैं उसका रूप बदलने में उसके आयतन में और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये लेकर कंजर्वेशन से अलग होता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में बच्चा समझने लगता है आकृतियों में जो परिवर्तन होता है उनको, कि कहाँ कम है कहाँ पे ज़्यादा है। अगर दोनों में बराबर है तो वो समझ जाता है कि दोनों बराबर है, अगर कम है तो समझता है कि कम है, ज़्यादा है तो समझता है ज़्यादा है। तो कंजर्वेशन हमारा हो गया संरक्षण। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। बच्चा यहाँ पे वस्तुओं को उनके श्रेणियों और गुण के आधार पर अलग करना सीख लेता है। जैसे यहाँ पे ये बन गया पशु की एक श्रेणी है, ये बन गया क्या कहते हैं, पक्षी की एक श्रेणी है। तो अगर उनको मिल जाएगा अंतर करने के लिए, तो देखते हैं हम छोटे बच्चे जो रहते हैं उनको ऐसे उनकी जो बुक रहती है वैसे छपा रहता है कि इनको अलग करिए। तो पशु वाले में पशु वाले को डालिए, पक्षी वाले में पक्षी वाले को डालिए। तो यहाँ पे वो डालेगा जैसे बैल हो गया, गाय हो गई, घोड़ा हो गया। यहाँ पक्षी वाले में डालेगा तोता हो गया, मैना हो गया, कौवा हो गया। ऐसे करके बच्चा उनके गुण श्रेणी के आधार पर क्लासिफिकेशन यानी उनका वर्गीकरण कर लेता है। सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का हमारा मतलब यह है कि क्या कहते हैं, बच्चा किसी एक समय पर सिर्फ एक ही वस्तु पे फोकस करता है, उसके बाद वो किसी पे नहीं फोकस करेगा। कि बच्चा अगर टीवी देख रहा है तो उसके अगल बगल से क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है उसे पता नहीं है, उसे पता नहीं चलता। सिर्फ एक समय पे एक ही वस्तु पे फोकस कर पाता है। इसमें जो केंद्रीकरण है, सेंट्रलाइजेशन है, जिसमें बच्चा अगर टीवी देख रहा है तो टीवी के बारे में जानेगा, उसके अगल बगल क्या हो रहा है उससे कुछ मतलब नहीं। अगर वो मोबाइल चला रहा है तो मोबाइल जो चलाएगा, जो यूट्यूब देख रहा है यूट्यूब के बारे में जानेगा उसमें उसके अगल बगल क्या हो रहा है उससे कुछ मतलब नहीं है। केंद्रीकरण मतलब एक समय पे किसी एक वस्तु पे फोकस करना, किसी एक समय पे किसी एक वस्तु के एक पक्ष पे फोकस करना, ये हमारा केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन होता है। ओके, तो आप लोग ये समझ चुके हैं। अब हम देखने जा रहे हैं जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव थ्योरी की जो 4 स्टेज थी हैं, उनमें हम पहले स्टेज को देख रहे हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, जो हमारी जन्म से 2 वर्ष तक होती है, संवेदी पीसी अवस्था। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा अपनी ज्ञान इंद्रियों से जो भी सीखता है वो अपनी ज्ञान इंद्रियों से सीखता है। जैसे इसमें सकिंग करना यानी चूसना। जैसे वो माँ का दूध जब पीता है तो सकिंग करता है। सकिंग मतलब माँ का दूध जब पीता है तो सकिंग करता है, उसे चूसना कहते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंट मतलब वस्तु अस्थायित्व। जैसे बच्चा अगर पलंग पर खेल रहा है, उसका खिलौना नीचे गिर जाता है तो वह खिलौने के लिए रोता है। उस बच्चा जान रहा है कि खिलौना तो मेरे पलंग पे नहीं है, लेकिन नीचे गिरा है वो भी नहीं देख पा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो खिलौना है। ये ऑब्जेक्ट परमानेंट है। बच्चे में ये एक विकास डेवलपमेंट होने लगता है सेंसरी मोटर स्टेज में, ऑब्जेक्ट परमानेंट। क्योंकि वो जान जाता है कि ये खिलौना मेरे पास तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं है। जब वो रोता है तो खिलौनों से मिल जाता है, तो समझ जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंट मतलब वस्तु अस्थायित्व। वस्तु यहाँ पे तो है नहीं लेकिन कहीं ना कहीं वस्तु है जिससे मैं खेल रहा था। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट परमानेंट, वस्तु अस्थायित्व। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार मतलब हमारा क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें जो बच्चे को जन्मजात मिलती हैं, जैसे रोना, हंसना, हाथ पैर हिलाना, हाथ पैर पटकना। कोई इसे बच्चे को नहीं सिखाता। बच्चे में ये मूल प्रत्यात्मक व्यवहार मतलब जन्म से ही बाई बर्थ होता है। रोना, हंसना, हाथ पैर हिलाना, हाथ पैर पटकना बच्चे में बाई बर्थ होता है। इसे मूल प्रत्यात्मक व्यवहार कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब हमारा हो गया क्या कहते हैं कि सीखे हुए कार्य को दोहराना। बच्चा अगर जैसे बच्चे के सामने अगर आप ताली बजाएंगे, वो ताली बजाना अगर सीख लेगा तो फिर वो ताली बजाएगा। बस उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है कि उसके ताली बजाने से कोई किसी का फायदा है या किसी को क्या मिल रहा है, उससे कुछ मतलब नहीं है। जैसे वो दूध पीना सीख लेता है तो वो क्या कहते हैं, अपनी उंगली डाल के मुंह में दूध पीना स्टार्ट कर, मतलब वो उंगली चूसना शुरू कर देता है। वो जान रहा है कि इससे दूध नहीं निकलेगा फिर भी, लेकिन परावर्ती क्रिया मतलब कि सीखे हुए कार्य को दोहराना। सीखे हुए कार्य को दोहराने में बच्चे को मतलब खुशी आनंद मिलता है। प्रतिवर्ती क्रिया ये होगी। सेंसरी मोटर स्टेज के बाद हम देखेंगे दूसरी इनकी जो अवस्था है जीन पियाजे की, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये हमारी 2 वर्ष से 7 वर्ष तक चलती है। जो पहली वाली हमारी थी सेंसरी मोटर स्टेज, वो हमारी क्या कहते हैं, जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें जो बालक के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो होता है इकोसेंट्रिक, जो आत्म केंद्रित। क्या कहते हैं इसमें, इकोसेंट्रिक में बच्चा क्या कहते हैं, अपनी बात को अपने दृष्टिकोण के हिसाब से वरीयता देता है, किसी दूसरे की बात को वो वरीयता नहीं देता। मतलब उसे अपनी बात कहना, दूसरे की बात से उससे मतलब कोई मतलब नहीं है।
वो सिर्फ अपने पक्ष के बारे में जान रहा है, दूसरे के पक्ष के बारे में जानने से उसे कुछ लेना देना नहीं है। मतलब अपनी बात कहना, दूसरे की बात को ना सुनना या ना मानना। ये हमारा होगा ईगो सेंट्रिक। और एनिमिज्म यानी जीववाद, इसको तो हम पहले ही बता ही चुके हैं। जीववाद क्या कहते हैं, बच्चे में ये जो जीववाद का डेवलपमेंट हो जाता है कि जो निर्जीव वस्तु होती हैं उसको भी बच्चा सजीव समझने लगता है इसमें। जैसे वो जब खाना खाने जाता है तो उसमें जो खिलौना रहता है उसको भी खाना खिलाता है, जब सोने जा रहा है तब भी उसको सुलाने जा रहा है। तो ये एनिमिज्म मतलब जीववाद। इनरिवर्सिबिलिटी मतलब जो बच्चा शुरुआती बिंदु से आगे निकल जाता है तो शुरुआती बिंदु पर नहीं पहुंच पाता। जैसे यहाँ पे ये हुआ है, हुआ का अगर कोई ये पूछेगा कि ये क्या है तो बताएगा ये हुआ है, लेकिन इसको अगर कोई क बना देगा तो फिर वह नहीं पता। उससे कोई पूछेगा कि हुआ कहाँ, तो कहेगा हुआ तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे ये क है। तो इनरिवर्सिबिलिटी मतलब शुरुआती बिंदु पर बच्चा नहीं पहुंच पाता। ये अपलटावीपन है। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन होता है क्या कहते हैं, केंद्रीकरण। बच्चा सिर्फ एक समय पे किसी एक विषय वस्तु के एक ही वस्तु पे फोकस कर पाता है, दूसरे वस्तु पे फोकस नहीं कर पाता। सेंट्रलाइजेशन मतलब किसी एक ही पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ एक ही वस्तु पे या एक ही चीज़ पे। वो टीवी देख रहा है तो टीवी पे ही फोकस करेगा, उसके अगल बगल क्या रहा है उससे कुछ मतलब नहीं है। अगर वो मोबाइल में यूट्यूब देख रहा है तो वो यूट्यूब ही देखेगा, उसके अगल बगल से कुछ मतलब नहीं है। मतलब एक समय पर सिर्फ एक ही कार्य पे फोकस करना, ये होता है सेंट्रलाइजेशन। क्लासिफिकेशन, इस एज में बच्चे में क्या कहते हैं, वर्णमाला और गिनती का जो क्लासिफिकेशन, जैसे एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, जैसे क के बाद ख आता है, ए के बाद बी सी डी एफ, ऐसे करके वो क्लासिफिकेशन की यहाँ पे शुरुआत होती है। पूरा क्लासिफिकेशन नहीं कर पाता, मतलब यहाँ से इसकी शुरुआत हो जाती है गिनती और वर्णमाला की। लैक ऑफ कंजर्वेशन मतलब बच्चा इसमें आकृतियों में समझ नहीं पाता। जैसे मान लीजिए ये कप है और ये दूसरा कप है, इसमें भी 200 ml आएगा दूध, और इसमें का जो जो दूध है इसमें पलटने पे इसमें भी 200 ml दूध आ जा रहा है, लेकिन वो इसके लिए ही रोएगा क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ कंजर्वेशन है। बच्चा जो है संरक्षण का जो बच्चे में अभाव है, अभी उसका संरक्षण पूरा इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे बच्चा समझ नहीं पाता आकृतियाँ में। जैसे यहाँ पे ये दूध है, इस कप में है, इसकी आकृति इस कप में पलटने में बदल जाती है, तो बच्चा आकृतियों के आधार पर नहीं समझ पाता। तो ये हमारा हो गया लैक ऑफ कंजर्वेशन। तो हमारी दो स्टेजेस पूरी हो गई, सेंसरी मोटर स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब हम देखेंगे तीसरी जो जीन पियाजे की स्टेज है उसके बारे में। सेंसरी मोटर स्टेज जो हमारी 0 से 2 वर्ष चलती है, और प्री ऑपरेशनल स्टेज जो हमारी 2 वर्ष से 7 वर्ष चलती है। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो हमारी 7 वर्ष से 11 वर्ष चलती है, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कंजर्वेशन। जो बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो क्या कहते हैं, कंजर्वेशन में जो डिफरेंट नहीं कर पाता था, बच्चा यहाँ पे डिफरेंट कर लेता है। कंजर्वेशन मतलब आकृति के आधार पे, आकृति के आधार में बच्चा, जैसे ये एक मग है, ये चौड़ा है, और ये मग है, ये पतला है लेकिन लंबा है। इसमें भी 200 ml दूध आएगा और इसमें भी 200 ml दूध आएगा। तो अगर इसमें से दूध अगर इसमें पलटा जाता है तो बच्चा समझ जाता है कि दोनों की आकृतियों में अंतर है, लेकिन जो इसमें क्वांटिटी की मात्रा है वो दोनों सेम है। तो बच्चा यहाँ पे कंजर्वेशन यानी समझ जाता है कि आकृतियाँ चेंज होने पे, उसमें परिवर्तन होने पे उनमें कोई डिफरेंट नहीं आता है। तो ये हमारा हो गया कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब आकृतियों के आधार पर बच्चा पहचानना शुरू कर देता है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा क्या है, इस हिसाब से। उसमें अब लैक ऑफ कंजर्वेशन नहीं रह गया। वो कंजर्वेशन माने वह क्या कहते हैं, समझना शुरू कर देता है कि क्या कहते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हमारा ये हो गया कंजर्वेशन। अब क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब हमारा वर्गीकरण। बच्चा अब अपने जो स्कीमा में जो स्टोरेज करता है उसको, उसका क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देता है। जैसा ये पशु का बना हुआ है, ये पक्षी का, तो बच्चा यहाँ पे पक्षी वाले में मोर, तोता, मैना आदि जो पक्षी आएंगे वह, पशु वाले में घोड़ा, गाय, बैल आदि को रखना शुरू कर देता है। मतलब अलग अलग उसका क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देता है, उसका वर्गीकरण करना शुरू कर देता है, उसके यूज के हिसाब से उनका अलग अलग वर्गीकरण करना शुरू कर देता है। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन। हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो हमारा है, क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकल थिंकिंग मतलब आगमन तर्कणा। हाइपोथेटिकल थिंकिंग आगमन तर्कणा यानी उदाहरण से नियम की ओर। बच्चा उदाहरण, जैसे बच्चे को किसी चीज़ का उदाहरण दिया जाएगा तो बच्चा उसके उस उदाहरण के हिसाब से उस कार्य को करना शुरू कर देता है। ये हाइपोथेटिकल थिंकिंग होती है। बच्चा उदाहरण के अनुसार उस कार्य को करना शुरू कर देता है। ये हमारा हाइपोथेटिकल हो गया। रिवर्सिबिलिटी आ जाती है बच्चे में यहाँ पे, जो क्या कहते हैं,
इन रिवर्सिबिलिटी थ्योरी क्या कहते हैं हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज में, यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। बच्चा शुरुआती बिंदु से जाने के बाद फिर वापस शुरुआती बिंदु पे चला आता है। अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती शुरुआती बिंदु पे आने में। जैसे उससे कोई बोलेगा कि 2+3 कितना होगा, तो बता देगा 5। अब कोई बोलेगा कि 5 में से 2 निकालने पर कितना, 2 कैसे हम लाएंगे, तो बता देगा कि 5 में से 3 माइनस करने पर 2 आ जाएगा। 5 में से 2 माइनस करने पर हमें 3 मिल जाएगा। बच्चा भी जान जाता है। जैसे आइस क्यूब का हो गया, जैसे पानी का परिवर्तन बर्फ में होता है, तो बच्चा वो जान जाता है कि बर्फ से पानी बनाया जा सकता है, पानी से बर्फ बनाया जा सकता है। रिवर्सिबिलिटी थिंकिंग उसमें आ गई है। रिवर्सिबिलिटी थिंकिंग के बाद हम देखेंगे विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण एक साथ कई बिंदुओं पर ध्यान दिया जा सकता है। जैसे बच्चे पहले क्या कहते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या कहते हैं, एक ही वस्तु पर सिर्फ एक समय पर ध्यान दे सकता था, लेकिन इस स्टेज में बच्चा एक समय में कई बिंदुओं पर एक समय में कई बिंदुओं पर ध्यान दे सकता है। ये हो गया हमारे क्या कहते हैं विकेंद्रीकरण। गणितीय संक्रिया जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि करना बच्चा इसमें सीख जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। तो ये हमारा आ गया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो हमारी 7 वर्ष से 11 वर्ष चलती है। इसमें बच्चे में अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज जो हमारी जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पहली स्टेज है, उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज जो हमारी दूसरी स्टेज है, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो हमारी तीसरी स्टेज है। उसके बाद हमारी स्टेज स्टार्ट होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो हमारी चौथी स्टेज है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से ऊपर चलती है हमारी, जिसमें बच्चे के अंदर डेवलप होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। मतलब अमूर्त चीज़ों के बारे में बच्चा सोचना शुरू कर देता है। अमूर्त चीज़ों के बारे में उसकी चिंतन जो है वो बढ़ने लगता है स्टेज में। अमूर्त चीज़ों के बारे में बच्चा सोचना शुरू कर देगा। जैसे बच्चे को बताया जाएगा कि 90 अंश का कोड, तो बच्चे के सामने 90 अंश का कोड नहीं रहेगा, फिर भी उसके बारे में वो इमेज बना लेगा कि 90 अंश का कोड ऐसा होता है। डिडक्टिव रीजनिंग जो होता है बच्चे के अंदर क्या कहते हैं, निगमनात्मक चिंतन, तर्कणाप बढ़ने लगती है। वह क्या कहते हैं, नियम जो रहता है, नियम से किसी चीज़ को देखता है कि ये किसी क्वेश्चन को हल करने के लिए जो नियम है, उस नियम को सीखने के बाद वो उस क्वेश्चन को हल करना शुरू कर देता है। नियम से वो यहाँ पे नियम से शुरू कर देता हुआ। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग जो है क्या कहते हैं, नियम के ऊपर तर्क करना शुरू कर देता है कि नियम बना है तो कुछ तो इसका मतलब रहा होगा, तभी नियम बना है। ये सब सारे डेवलप होते हैं इस स्टेज में बच्चे के अंदर। बच्चे के अंदर निगमनात्मक चिंतन की भी विकास होता है इस स्टेज में। अमूर्त चिंतन के बारे में विकास होता है। अपसारी चिंतन के बारे में विकास होता है इस स्टेज में।